Hello friends, welcome to नौकरी एस्पिरेंट्स। आई होप ऑल यू डूइंग गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन चीज़ों से अफेक्ट हुआ है। क्या ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कौन कौन से एक्ट्स लाए, किस तरह से रूल किया, कौन कौन से लॉज बनाए, वो सारी चीज़ें हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इस टॉपिक का बेस बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे आए, ठीक है। तो मेनली जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे आए थे, एज अ ट्रेडर और एज अ रिप्रेजेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1600। ओके, और उन्हें एज अ ट्रेडर्स एक एक्सक्लूसिव राइट था अंडर रॉयल चार्टर है चार्टर। वो उन्हें किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। ओके, इसके अंडर उन्हें ये अथॉरिटी मिली थी कि वो कंपनी का कोई भी नया रूल लॉ है वो बना सकते हैं, और अगर कोई भी जो एम्प्लॉय है अगर वो कुछ कंपनी के अगेंस्ट करता है या कुछ भी करता है, उनके लॉज को फॉलो नहीं करता है, तो वो उसे पनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इंडिया में दो बैटल्स हुए। पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध एंड दूसरा था 1764 का बक्सर का युद्ध। इसके बाद 1765 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें दीवानी राइट्स मिल गया, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध था उन्होंने जीत लिया था। और उन्हें दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ के मिले थे? बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? दीवानी राइट्स में उन्हें किन किन चीज़ों पे राइट्स मिला था या किन किन चीज़ों पे उनका कंट्रोल था, तो वो फर्स्ट था कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू एंड सेकेंड वन इज़ सिविल जस्टिस। ओके, कि मतलब ये जो तीन जगह की जो उन्हें दीवानी राइट्स मिली हैं, इसमें उनका रेवेन्यू पे और सिविल जस्टिस पर पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। फिर 1857 के जो मेजर इवेंट्स हुए, आपको पता होगा रिवोल्ट था 1857 का। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया इंडिया। ये जो भी 1858 के पहले जो भी एक्ट होता था या जो भी काम होता था, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी के थ्रू करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। लेकिन 1858 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के डायरेक्टली अपने अंडर में कर लिया इंडिया को। और ये कब तक चला? टिल 1947, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, ठीक है। अब अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का लीगल फ्रेमवर्क देखें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दो तरीके से इंडिया पर रूल किया। पहला क्या था? कंपनी रूल, और दूसरा क्या था? क्राउन रूल। तो कंपनी रूल कब से कब तक था? 1773 से 1858 तक, और जो क्राउन रूल था वो 1858 से 1947 तक था। अब कंपनी रूल में उन्होंने दो एक्ट्स लाए, रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड चार्टर एक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। चार्टर एक्ट्स में थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853। अब
काउंसिल एक्ट्स में क्या क्या थे? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स क्या थे? 1858, 1919, 1935 and the last one is the Indian Independent Act of 1947। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि कंपनी रूल क्या है, कंपनी रूल क्या है और क्राउन रूल क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर इंडिया की कंपनी है रिलायंस, अगर वो किसी और कंट्री में जाती है, जैसे मालदीव्स में गई और वहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए जा रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो वहाँ के लोगों को कंट्रोल कर लेती है या उन लोगों से जीत जाती है, तो वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन जो इंडिया है वो ये तो कहेगा ना कि भाई तुम वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो हम ही कानून चलाएंगे, हम एक्ट्स बनाएंगे, आप उसको वहाँ पे फॉलो करो। मतलब कि इंडिया की कंपनी है तो इंडिया के अंडर में ही वर्क करेगी। तो ठीक उसी तरह जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पे लीड कर रही थी इंडिया को। तो जब कंपनी का रूल था 1773 से 1858 तक, तो वो कंपनी रूल कहा गया। और फिर जब कंपनी को हटा दिया गया 1857 के रिवॉल्ट के बाद, तो फिर सीधे सीधे जो रूल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। मतलब कि डायरेक्ट, अब वो डायरेक्ट कर रहे थे रूल, कंपनी का इसमें बीच में कुछ भी लेना देना नहीं था। तो वो क्या था? क्राउन रूल। वो था 1858 से 1947 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कंपनी रूल को डिस्कस करेंगे एंड इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं क्राउन रूल को डिस्कस करूँगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमारा पहला एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ये पहला कदम था जिसके थ्रू वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सकती थी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश जो रूल बनाते थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को वही फॉलो करने होते थे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट जो मेन इसका कैरेक्टर है वो क्या है? The Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. The first such Governor General was Lord Warren Hastings। इसमें ये बोला गया है कि पहले जो उपाधि थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, उसको चेंज करके क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 लोगों की। तो जो ये गवर्नर जनरल है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डिस्कस करना होता था कोई भी लॉ बनाने के पहले, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए इनका नाम, ओके। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब ये है कि जो बॉम्बे, मद्रास या इन सब के जो भी गवर्नर्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबॉर्डिनेट करेंगे। मतलब कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी लॉ होगा तो वो उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ
सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा comprising वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इसमें क्या कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा कैलकाटा में, जो कि कब बना, 1774 में। ये ईयर आपको याद रखना है। और उन्होंने ये भी कहा कि उसमें एक चीफ जस्टिस होगा जो हेड होगा, और 3 अदर जजेस भी होंगे। तो जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, सर एलिहाज इम्पे, ओके। और जो 3 अदर जस्टिस थे वो थे एक चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives। इन्होंने एक ये भी रूल बनाया कि जो भी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, और वहाँ के जो भी नेटिव्स हैं उनसे कोई भी रिश्वत ये सारी चीज़ें नहीं लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहली बात आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी बॉडी थी जिसे हम गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लीडर्स होते हैं जो उसे लीड करते हैं, तो उसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर्स थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, और ये लंदन में होते थे। वहाँ से ये लोग पोस्टिंग भी करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन जाएगा, इंडिया में जाके कौन क्या करेगा, कौन किस पोस्ट पे होगा, तो वो सारी चीज़ें ये करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें रिपोर्ट देनी होती थी कि वो रिवेन्यू में क्या काम कर रहे हैं, सिविल मैटर्स में क्या काम कर रहे हैं, मिलिट्री मैटर्स में क्या काम कर रहे हैं। तो इतने तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काम कर रही थी, उन पर काबू करने के लिए इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया, ठीक है। एक और पॉइंट है जो आपको इस एक्ट में याद रखना, वो है सेंट्रलाइजेशन। इसमें जो पावर्स हैं उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था, किसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। और इस एक्ट ने जो कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उन दोनों को भी डिवाइड किया था। तो ये लास्ट 2 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट एक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये किस लिए बनाया गया था, जो हमारे लास्ट एक्ट मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें कुछ कमियां थी, तो उनको दूर करने के लिए इसे बनाया गया था। इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज it exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity। इसमें क्या कहा है कि जो गवर्नर जनरल है एंड जो उसकी काउंसिल है, मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 4 मेंबर्स थे। तो जो गवर्नर जनरल है और जो काउंसिल है वो कोई भी अगर काम कर रही है इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ये पावर नहीं है कि वो उसमें कोई काम करे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक है। जो ऑर्डर आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो कहाँ से आते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं
अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंक्वायरी कर सकती थी और बोल सकती थी। लेकिन अगर कोई भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी काम नहीं था। अगर कोई भी सर्वेंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, अगर वो पर्सनल ट्रेड कर रहा है या रिश्वत वगैरह ले रहा है तो कंपनी उस पर मुकदमा चला सकती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट एक्सक्लूड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या था कि अब सुप्रीम कोर्ट से जो रेवेन्यू मैटर्स पर भी जो क्वेश्चंस होते थे उस पर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, उनसे वो पावर्स छीन ली गई थी। ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कैलकाटा में उसका ज्यूरिसडिक्शन था। ठीक है। बाकी हर जगह से उसके ज्यूरिसडिक्शन को हटा दिया गया था, यानी कि उसकी सारी पावर्स रेवेन्यू मैटर्स पर छीन ली गई थी। सिर्फ उसको कैलकाटा में ही वो बोल सकता था और पूछ सकता था कि आप, या कोई भी उसकी रिपोर्ट ले सकता था। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला कि अगर कोई भी लॉ है, ठीक है, अगर कोई भी डिसीजन है प्रोविंशियल कोर्ट का, तो उसके खिलाफ अगर एक भी अपील है या कोई भी अपील फाइल हुई है तो वो सीधे किसके पास जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इट empowered द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम regulations फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी रेगुलेशन बनाना है तो वो गवर्नर जनरल के काउंसिल जो है वो बनाएगी, प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगी। तो वो सारी पावर्स तो सुप्रीम कोर्ट से छीन ली गई हैं। तो ये जो पावर्स हैं वो प्रोविंशियल कोर्ट्स को मिली थी कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो किया था विलियम पिट ने। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी को ही सारी जो फंक्शंस है वो नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंडर में कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस भी थे। तो इस एक्ट में कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों को अलग किया गया। ठीक है। कमर्शियल फंक्शंस क्या थे? ट्रेड करना। और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या थे? रिवेन्यू लेना और जो भी सिविल फंक्शंस है उसको कंट्रोल करना। उन्होंने बोला कि अगर आप एज अ कमर्शियल फंक्शन करते हो तो आप केवल व्यापारी हो, अगर पॉलिटिकल फंक्शन करते हो तो मतलब आप सरकार हो। तो एज अ व्यापारी और एज अ सरकार आपके फंक्शंस अलग होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए दोनों ही फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया गया। तो कमर्शियल अफेयर्स को कौन मैनेज करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको कौन मैनेज करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों एक दूसरे से अलग कैसे थे? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है
वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो भी सारे पॉलिटिकल फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसके पास चले गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ठीक, तो जब सरकार चलाने की बात आएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, अब कौन चलाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किसके अंडर में था? ब्रिटिश क्राउन के। यानी कि इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ से डबल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। ओके, फोर्थ पॉइंट इज द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उसे ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल हो गया कंपनी के अफेयर्स पे। ठीक है, तो अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको सारी पावर्स मिल गई थी। मतलब कि जितनी भी सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है या रिवेन्यूज़ हैं, वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ठीक है, जैसे कि सिविल गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, किस पोस्ट के लिए किसे हायर किया जाए, और मिलिट्री गवर्नमेंट में जो भी पुलिस हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी फोर्सेस हैं, उन सब पे कंट्रोल किसका हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक्ट देखते हैं कौन सा है। एक्ट ऑफ 1786। Cornwallis was appointed as a Governor General of Bengal. He placed two demands to accept that post. 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्हें एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। उन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए दो डिमांड्स रखी। पहली क्या थी? ही शुड बी गिवन पावर्स टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। उन्होंने ये बोला कि उनके जो 4 मेंबर हैं, जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, वो अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अकेले, जो गवर्नर जनरल हैं, तो उन्हें उन 4 लोगों के अगर वो अपोजिट जा रहे हैं उनको, तो उनके डिसीजन को भी ओवरराइड कर दें। मतलब ये कंपलसरी ना हो कि भाई अगर वो किसी भी फैसले के लिए मना कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पहली शर्त जो थी उनकी ये थी, ठीक है, कि वो अपने जो काउंसिल मेंबर्स के डिसीजन को है उसको ओवरराइड कर सकें। एंड सेकंड उनकी जो शर्त थी वो थी ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। उनका ये कहना था कि जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनको उसका कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक है, तो 1786 में यही मेन था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसका जो फीचर्स हैं वो क्या है? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो मैंने अभी लास्ट एक्ट में आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये अलाउ कर दिया गया कि वो ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल्स के डिसीजन को। तो जो उनको अलाउ किया गया था वो आगे आने वाले हर एक गवर्नर जनरल के लिए अलाउ हो गया कि आप जो आपके काउंसिल हैं उनका डिसीजन ओवरराइड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसमें क्या है, जब गवर्नर जनरल काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास ज़्यादा पावर होंगी। तो अब जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल
का काफ़ी पावरफुल पोस्ट हो गई है। तो जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी मैक्सिमम पावर्स को छीन लिया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब कि कंपनी के पास कौन सी मोनोपोली थी? ट्रेड मोनोपोली थी। उन्हें जो कमर्शियल मोनोपोली मिली थी उसको उन्होंने 20 साल के लिए और बढ़ा दिया कि आप 20 ईयर्स और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनसे पॉलिटिकल फंक्शंस तो ले लिए थे, उन्हें सिर्फ कमर्शियल मोनोपोली दी थी, तो इसके बदले उन्होंने उन्हें 20 ईयर्स का और मोनोपोली दे दी कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इट लेड डाउन द members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenue। इसमें है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो उनका स्टाफ है उनका जो भी खर्चा है, जैसे कि सैलरी है या और भी चीज़ें अगर वो कर रहे हैं, तो उन सारे खर्चे कहाँ से दिए जाएंगे? इंडियन रेवेन्यू से। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। लास्ट एक्ट में क्या हुआ था? उन्हें 20 साल के लिए और मोनोपोली मिल गई थी, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1883 में कुछ अबॉलिश किया गया, जैसे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए क्या दिया गया? टी की जो ट्रेड है वो करेंगे और जो चाइना से ट्रेड हो रहा है वो करेंगे। यानी कि टी और चाइना, यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है, इन चीज़ों पे जो ट्रेड हो रहा है उसकी मोनोपोली किसके पास है? कंपनी के पास है। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि और भी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो भी इंडिया में आए और ट्रेड करें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट अलाउज द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में आए, उनको अलाउ किया गया कि आप जाइए और अपने जो धर्म है उसका प्रचार कीजिए। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन लोगों को ये था कि उन्हें ज़बरदस्ती क्रिश्चियन एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न भी था। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इसमें क्या कहा गया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको ही फॉलो किया जाए, उसी के थ्रू मतलब सारी चीज़ें डिज़ाइन हो। बाकी जो इंडिया का अपना एजुकेशन है उसको हटा दिया गया और वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया गया? स्प्रेड किया गया। फोर्थ पॉइंट इज इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। जो लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया की उनको टैक्स लगाने के लिए कहा गया। ठीक है। किसानों पर और सारी चीज़ों पर। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट का कोई खास पावर थी नहीं, क्योंकि जो भी काम होता था, जो भी रूल्स होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। तो लोकल गवर्नमेंट को सिर्फ यही था कि वो टैक्स लगाए किसानों पे, क्योंकि किसान तो ऑलरेडी टैक्स से दबे ही थे। ठीक है। तो वो क्या करते थे, उन्हें ये भी बोला गया था कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो यू कैन पनिश देम। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोली गई थी इस एक्ट में कि आप टैक्स लीजिए और अगर कोई नहीं दे रहा है तो आप उसे पनिश कर सकते हैं। वो किसे बोला गया? लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट क्या है हमारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
दिस इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको किस एक्ट में बताया था कि सेंट्रलाइजेशन हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब जो ये एक्ट है ये लास्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। इसमें मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हुआ था। मतलब कि जो फर्स्ट एक्ट था उसमें तो मेन हेड कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके अंडर में 4 मेंबर्स थे, 4 काउंसिल थी। लेकिन इसमें जो सारी पावर्स हैं वो सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल को दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। मतलब कि जो भी पावर्स हैं वो अब सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। ठीक है, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इज द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, while laws made under this act were called as acts। इसमें कहा गया है कि जो भी लॉज इसके पहले के एक्ट्स में बने थे उसे रेगुलेशंस बोला जाता था, और जो भी लॉज इसके अंडर बने हैं यानी 1833 के अंडर बने हैं उसे एक्ट्स बोला गया है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसमें क्या था कि जो मैंने अभी आपको बताया कि टी ट्रेड और चाइना से जो ट्रेड था वो वाली पावर किसको दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए। लेकिन इस एक्ट में उनसे वो भी पावर छीन ली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ क्या रह गई थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अभी भी इसका कोई खास वैल्यूएबल प्लेस नहीं रह गया है, लेकिन सिर्फ ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रह गई थी। जैसे कि क्योंकि अब जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया है वो कोई भी रूल बना सकता है, लागू कर सकता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब कोई भी पावर्स नहीं थी। वो सिर्फ क्या कर सकती थी कि जो रूल्स बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में और उसको लागू करने में थोड़ा सा हक उसका था। बाकी ऐसा कुछ खास पोजीशन अब नहीं रह गई थी। ठीक है, आई होप आपको सारे एक्ट्स क्लियर होंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्ट विच इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 and our last act of company rule. Okay, so it separated for the first time the legislative and executive functions of the governor general's council। इसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है? नियम बनाना, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जो लेजिस्लेशन है उसके लिए 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में। और जो 6 मेंबर्स का जो अपॉइंट किया गया है उसे क्या बोला गया? लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। कि मतलब ये इनका काम ये था कि जो गवर्नर जनरल है उसकी मदद करेंगे लेजिस्लेशन को बनाने में। ठीक है, इसीलिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल बनाया गया और इसे क्या बोला गया? इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कैसे काम करती थी? एज अ मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे कि कोई भी लॉ बनाना है तो उसको पहले क्या करते हैं? पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह जो ये 6 मेंबर्स की काउंसिल थी, इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो यही काम करती थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोविनेंटेड सिविल सर्विस वॉज thus thrown open to the Indian also। इसमें कहा क्या क्या है
कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो कंपटीशन के थ्रू जो इंडियन के पीपल हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो सिविल सर्विसेज थी वो 2 टाइप की थी। उसमें जो हायर पोस्ट था वो क्या था, कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज, एंड जो लोअर पोस्ट का था वो क्या था, अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज। तो पहले ये लोग कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज में इंडियन को नहीं हायर करते थे, जो भी आता था वो ब्रिटिश लोग ही हायर करते थे, ठीक है। लेकिन अब इंडिया के लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकते थे और हायर पोस्ट के लिए उनको चूज़ किया जाता था, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मैकॉले कमेटी, और इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1854 में, ठीक है। और जो ये अपॉइंट करने का जो रूल है वो पहले भी आया था 1833 में, लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम हायर पोस्ट पर इंडियंस को अलाउड नहीं करेंगे, हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, हम उन्हें ही हायर करेंगे, वही जाएंगे इंडिया में और वही हायर पोस्ट पर रहेंगे। लेकिन 1853 में इसको लाया गया कि इंडियन पीपल्स भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown। इसमें क्या है कि हमारा जो लास्ट एक्ट था वो क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यानी कि जब उन्हें 20 इयर्स का, मतलब कि कंपनी को 20 इयर्स का क्या मिल गया था, मोनोपोली दी गई थी कि आप ट्रेड कर सकते हैं, तो अब तो वो ख़त्म हो गया था। तो उनके लिए टाइम तो बढ़ा गया था कि आप कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि हाँ आपके लिए अब इतना टाइम मिल गया है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो इनको कभी भी हटा सकती थी, ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे एंड बोर्ड ऑफ काउंसिल थी, उनके बीच में क्या हो रहा था, क्लैश हो रहा था। क्योंकि बोर्ड ऑफ काउंसिल कहती कि भाई हम हेड हैं, हम डिसाइड करेंगे, और तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इनको हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार कभी भी बोल सकती थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या है कि ये बोला गया कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अगर 6 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं तो क्यों ना 4 इंडिया से ही लें। जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे मुंबई है या मद्रास है, उनमें से एक एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहली बार इसमें ये बोला गया कि जो इंडियन पीपल्स हैं, जो इंडिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनमें से भी 4 लोगों को ले लिया जाए और 2 लोग ब्रिटिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं वो सारे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे जो कंपनी रूल है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।